बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान फ़र्क को पढ़ेंगे और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में ताल्लुक़ को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोकैरियोट्स वो जानदार हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स की निस्बत सादा होते हैं। डायग्राम में आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ हिस्से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ डिफरेंसेस ये हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एक वाज़े न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप से कवर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। इनके क्रोमोसोम्स डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं। वो रीजन या इलाका जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियाइड कहलाता है। अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। लेकिन ऐसे तमाम ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में मौजूद राइबोसोम्स भी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स से साइज़ में छोटे होते हैं। अगर सेल साइज़ को देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक से साइज़ में बड़े होते हैं। अगर सेल वॉल की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसा कि पौधों में सेलुलोज से बनी हुई एक सेल वॉल मौजूद होती है, या फिर फंजाई में काइटिन मटेरियल से बनी हुई सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर्स के बड़े मॉलिक्यूल हैं। अपने फंक्शन के लिहाज से सेल मुख्तलिफ साइज़ और शेप के हो सकते हैं, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं ताकि ग्लोबुलिन प्रोटीन को अकोमोडेट कर सकें। नर्व सेल्स की लंबाई ज़्यादा होती है ताकि वो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर सकें। जाइलम सेल्स ट्यूब की शेप में होते हैं क्योंकि उन्हें वाटर कंडक्शन का काम करना होता है। रूट हेयर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि उनका वॉल्यूम कम होता है। सेल के अंदर उसके काम के लिहाज से मुख्तलिफ ऑर्गेनेल होते हैं। ऐसे सेल्स जो कि सेक्रीशंस के ज़िम्मेदार होते हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और गोल्जी ऑपरेटस भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, जबकि फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हम सेल के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों और पौधों के अजसाम मुख्तलिफ इक़साम के सेल्स से मिलकर बनते हैं। इनमें से हर किस्म अपना मखसूस काम करती है। इन सब के मिलकर काम करने से ऑर्गेनिज़म्स के लाइफ प्रोसेसेस मुकम्मल होते हैं। इंसानी जिस्म 200 इक़साम के मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ सेल्स में काम के लिहाज से डिफरेंसेस हो सकते हैं। सेल्स बॉडी के अंदर अपना ज़ाती फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और बॉडी के लिए एक मुश्तरका काम के लिए भी मिलकर काम करते हैं। नर्व सेल्स नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और इस तरह ये बॉडी के कोऑर्डिनेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी तमाम अज़ा के मिलकर काम करने को। मसल सेल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट मुहैया करते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स फॉरेन पार्टिकल्स या एजेंट्स को मारने का काम करते हैं। इस तरह ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स और डिफेंस हैं। स्किन सेल्स फॉरेन मटेरियल्स के लिए बैरियर का काम करते हैं, यानी एक रुकावट के तौर पर उनके सामने होते हैं। इनमें से कुछ सेल टेम्परेचर, टच और पेन के लिए रिसेप्टर का काम भी करते हैं। इसी तरह बोन सेल्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस की मदद से ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अगर हम सेल के सिस्टम की बात करें तो सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है, यानी सेल के अंदर तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जो चीज़ें सेल को रिक्वायर होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट से लेता है
और उसके बाद उस पर केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल इस्तेमाल कर लेता है और जो नाकाबिले इस्तेमाल होती हैं उन्हें सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। सेल का साइज़ और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत अहमियत रखती हैं। सेल मुख्तलिफ़ साइज़ के हो सकते हैं, जैसा कि सबसे छोटा सेल बैक्टीरियम, और एक बैक्टीरिया का डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और सबसे बड़ा सेल परिंदे का अंडा होता है। मसल सेल्स काफ़ी लंबे होते हैं और बाकी तमाम सेल्स इन्हीं एक्सट्रीम्स के अंदर पाए जाते हैं। सेल के साइज़ का उसके फंक्शन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। परिंदों के अंडे साइज़ में बड़े होते हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रिशंस की काफ़ी ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है जो कि नए बनने वाले जानदार के लिए ज़रूरी होती है। मसल सेल्स की मखसूस शेप बॉडी पार्ट्स को हरकत देने के लिए होती है। नर्व सेल्स लंबे होते हैं ताकि वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक मैसेजेस को पहुंचा सकें। छोटे सेल्स के अपने फ़वाइद हैं, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स, इनका डायामीटर 8 माइक्रोमीटर होता है और इस तरह ये हमारी सबसे बारीक खून की नालियों जैसा कि कैपिलरीज़ हैं उनमें से भी आसानी से गुज़र जाते हैं। ज़्यादातर छोटे सेल्स का साइज़ उनके वॉल्यूम के लिहाज से कम होता है। इसी तरह बड़े सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है। एक ऐसा सेल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 30 माइक्रोमीटर हो, उसका वॉल्यूम 27,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है। इसके साइज़ के लिहाज से इसका सरफेस एरिया बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम छोटे सेल्स की बात करें तो वो उतनी ही जगह पर 6 गुना आ सकते हैं। बड़े सेल का सरफेस एरिया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है, जबकि एक छोटे सेल का सरफेस एरिया 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता है। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो उतनी ही जगह पर 27 छोटे सेल्स आ सकते हैं जिनका सरफेस एरिया 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर बनता है। ये कंपैरिजन हमें बताता है कि सेल के साइज़ और उसके सरफेस एरिया में क्या तनासुब होता है। सेल का सरफेस एरिया और उसका साइज़ उसकी ज़रूरियात के मुताबिक होता है। ऐसे सेल्स जिनकी न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल्स की मिक़दार ज़्यादा होती है उनका सरफेस एरिया साइज़ की निस्बत ज़्यादा होता है। जैसा कि डायग्राम से हमें पता चलता है कि स्मॉल साइज़ के सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, यानी उनकी मेम्ब्रेन्स ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकती हैं और सेल अपने तमाम फंक्शन बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन बड़े सेल्स में ऐसा नहीं है।